वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ा सा जाना था। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के विषय में जाना है ना। आज हम लोग कुछ एटॉमिक मॉडल्स के विषय में जानते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, एटॉमिक एटम को लेकर अलग अलग कंसेप्ट दिए, अलग अलग चीज डिस्कवर किए। तो उन्हीं के विषय में हम लोग, पहला है हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए सोने का प्लेट लिया, सोने का एक पतला सा प्लेट लिया। ये सोने का एक पतला सा प्लेट लिया उसने, है ना, पतला सा प्लेट। एक्चुअली वो उन्होंने इस गोलाकार रूप में ले रखा था, हम लोग इस समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं। तो सोने का प्लेट लिया, गोल्ड फिल्म लिया। फिल्म मतलब पतला सा एकदम चदरा ऐसा होता है, प्लेट जैसा एकदम पेपर जैसा पतला होता है, वैसा ही गोल्ड का लिया। और उसके ऊपर अल्फा रेज को भेजे, अल्फा रेज को भेजा गया, अल्फा रेज को भेजा गया। और जैसे अल्फा रेज को भेजा गया तो देखा गया कि कुछ अल्फा रेज क्या हो गए, इधर निकल गया है, इधर निकल गया है, कुछ इधर निकल गया है ना। लेकिन एकमात्र अल्फा रे जो था जिस रास्ते से गया और उसी रास्ते से वापस भी लौट आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना। अल्फा रेज को भेजा गया, उन्होंने 20,000 अल्फा रेज को भेजे थे और 20,000 अल्फा रेज में से देखा क्या, सब अधिकांश अल्फा रेज क्या हो गए, बाहर निकल गए, इधर खाली होने के कारण इधर उधर निकल गए। लेकिन उस 20,000 अल्फा रेज में मात्र एक ऐसा रेज था जो क्या हो गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ये थे कि उन्होंने सबसे पहला एक नंबर में कहा कि देखिए, जितना भी रेस था सब निकल गया, अब खाली जगह होने से ही सभी निकलना संभव है, खाली जगह होने से ही निकलना संभव है ना। तो उन्होंने कहा कि परमाणु के अधिकांश भाग, उन्होंने सबसे पहले नंबर एक नंबर बात कह दिया, परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने कह दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गए और कुछ इलेक्ट्रॉन बेंट हो गए। कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ अल्फा रे सीधे निकल गए और कुछ देखिए कुछ अल्फा रे सीधा, जैसे ये अल्फा रे सीधा निकल गया है। ठीक है, और ये अल्फा रेस क्या हो गया, बेंट हो गए हैं। ठीक है, ये अल्फा रेस क्या हो गया, बेंट हो गए हैं। कुछ अल्फा रेस सीधा निकल गया, कुछ अल्फा रेस बेंट हो गए। अब उन्होंने पता करना चाहा, प्रयास करना चाहा बताने का कि कुछ अल्फा रेस सीधे क्यों निकले, कुछ अल्फा रेस बेंट क्यों हो गए। तो अल्फा रेस का नेचर होता है पॉजिटिव, प्लस नेचर का होता है। तो जरूर इसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो प्लस को अपनी ओर खींच ले रहा है, और प्लस को अपनी ओर कौन खींच सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। तब रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु तो खाली होता है, लेकिन उस खाली परमाणु में से, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं, लेकिन उस खाली परमाणु में से, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ये अल्फा रे अपने रास्ते से मुड़ गया। मतलब जरूर इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन आया होगा और अल्फा रे को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण अल्फा रे मुड़ गया। और इस रास्ते में अल्फा रे नहीं आया होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आए होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं आए होंगे, तो मतलब अल्फा रे अपने रास्ते से नहीं मुड़ पाया और सीधे निकल गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केंद्र के चारों ओर घूमते रहता है, यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने इस अल्फा रेस के विषय में कहा कि एक अल्फा रे मात्र वापस लौटा है। तो उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए बताया कि जरूर परमाणु के केंद्र के बीच में, परमाणु के मध्य में बीच में कुछ एक ऐसा चीज है जो क्या कर रहा है, इस प्लस चार्ज को रिपेल कर दे रहा है, अपने से धक्का दे रहा है। तो प्लस को कौन धक्का दे सकता है, प्लस ही चार्ज धक्का दे सकता है, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देता है, प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देता है। तो ये अल्फा रे हमारा प्लस चार्ज में है और जरूर बीच में भी कोई बड़ा सा प्लस चार्ज रहा होगा जिसको धक्का दे करके निकल गया। तो उन्होंने इस बीच के केंद्र वाले पार्ट को उन्होंने केंद्रक नाम दे दिया। ठीक है, क्या होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य जरूर एक बड़ा सा प्लस चार्ज होगा जो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, धक्का दे करके उसी रास्ते से भेज दे रहा है। तो उन्होंने इसका नाम केंद्रक कह दिया, उन्होंने इसका नाम केंद्रक कह दिया, केंद्रक कह दिया। ठीक है, केंद्रक इनका नाम रखा गया। अब की बार फिर प्रोटॉन का खोज हो गया था, न्यूट्रॉन का खोज हो गया था। तो उन्होंने बताया कि जो केंद्रक है, केंद्रक जो है, केंद्रक प्लस चार्ज का होता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से प्लस चार्ज रिपेल कर रहा है। उन्होंने फिर बताया प्लस चार्ज क्यों होता है, तो क्योंकि केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज के कारण केंद्रक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने ये बताया कि
ठीक है, गोलाकार कक्षों में घूमते रहते हैं। तो ये तीन बात मुख्य बातें थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, कि उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। फिर 2 नंबर में कह दिया कि परमाणु के मध्य में जरूर एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज बैठा है जो अल्फा रेज को हटा दे रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने कह दिया केंद्रक। और इस केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के कारण ही केंद्रक पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये जो अल्फा रे हमारे रास्ते से मुड़ गया है, ये जो अल्फा रे हमारे रास्ते से मुड़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण मुड़े हैं। यानी केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इन्होंने ये बात कहा। ठीक है, इन्होंने केंद्रक के विषय में और भी कुछ बातें कही, और इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच का क्या अट्रैक्शन है उसके विषय में उन्होंने एक बात कहा, उसे भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात ये है, उन्होंने कहा कि जो केंद्रक है ना, उन्होंने एक गलती यहाँ पे कह दिया, उन्होंने ये नहीं फिक्स कर पाया कि इलेक्ट्रॉन मूव, उन्होंने जस्ट कह दिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमता है केंद्र के चारों ओर, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कर पाया कि इलेक्ट्रॉन किस रूप में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कक्ष में घूमते हैं। उन्होंने कह दिया बस वृत्ताकार कक्ष में। उन्होंने इसके ऊपर रेज भेजा, एक स्पेक्ट्रम मिला गोलाकार, इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलने लगा, गोलाकार स्पेक्ट्रम मिलने लगा, गोलाकार स्पेक्ट्रम मिलने लगा। तो इससे उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि अल्फा रे मान लीजिए यहाँ से प्लेट आया, यहाँ से इधर निकल गया, इधर से इधर निकल गया, इधर से कुछ इधर निकल गया। तो इन्होंने इस तरह से इमेजिनरी स्पेक्ट्रम पाया, और इस स्पेक्ट्रम के जरिए उन्होंने कह दिया सिंपल सा इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार केंद्र में घूमते रहते हैं। इन्होंने ये पूरे बातों को नहीं बता पाया। ठीक है, इन्होंने फिर एक बात और बताया, लगता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो हम यहाँ पे इसे बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से था, इसके अनुसार से इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोलाकार कक्षों में घूमते रहते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार से एटम इस प्रकार का है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे हमारे एक इलेक्ट्रॉन है और ये केंद्र है, कहा इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब ये इधर आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, ये आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। और क्या होता है, इसके केंद्र की ओर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, केंद्र की ओर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन केंद्रक भी क्या करता है, इसको उधर धक्का दिए रहता है। वो बोहर ने थ्योरी बताया था, उन्होंने बोहर ने ये बात को, बोहर इनके रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे बोहर, नील बोहर, उन्होंने इस बात को बताया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, ये बात बताया। लेकिन परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रक में होता है, और हमने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, उसके बाद होता है, उसके बाद मतलब सबसे अगर भारी देखा है तो न्यूट्रॉन होता है, उससे अगर घटते में देखा है तो प्रोटॉन होता है, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन। तो बताया गया था इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण है। तो केंद्रक में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन भी बैठा है और न्यूट्रॉन भी बैठा है, प्रोटॉन भी बैठा है, न्यूट्रॉन भी बैठा है, प्रोटॉन भी बैठा है और न्यूट्रॉन भी बैठा है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन भारी मौलिक कण है, इसलिए परमाणु का संपूर्ण भार क्या होता है, केंद्रक में मौजूद होता है, इसलिए कहा गया क्या परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रक में होता है। तो ये कुछ बातें थी रदरफोर्ड की। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत कह दिया, क्या क्या नहीं बता पाए, उसके डीमेरिट्स को हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन केंद्रक पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन्होंने ये बताया। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये सब उन्होंने बातें बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, उनका जो घूमने का मार्ग है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, घूमने का ऑर्बिट वो कैसा है, क्लोज्ड है या ओपन है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने जस्ट ये कंसेप्ट दे दिया। तो उनके थ्योरी के अनुसार से अगर मान लीजिए ये है तो केंद्र से जुड़ा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और ये इस रास्ते में गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, एक बात और है कि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स कहता है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज आवेश को, या फिर किसी चार्ज पदार्थ को बोल सके, चार्ज पार्टिकल लिखा जाता है, चार्ज पार्टिकल को अगर ओरिएंट करे, घुमाए, तो वो क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है, वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट होने पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस करना शुरू कर देता है। एक्सेलरेट मतलब क्या, त्वरित हो जाता है, मतलब एनर्जेटिक हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू कर देता है। ठीक है, एनर्जी को लॉस करना शुरू कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज होता है, ई माइनस चार्ज होता है, हमने पढ़ा है, ई माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, चूंकि केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें त्वरण भी है, इसमें क्या है, इसमें त्वरण भी है, एक्सेलरेशन भी है, इसमें एक्सेलरेशन भी है।
अब ये है चार्ज आवेश, इसमें है त्वरण, और जिस पदार्थ में चार्ज हो और आवेश हो वो अपने एनर्जी को धीरे 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 क्या करेगा, लॉस करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज, इस कोई भी चीज घूमता है तो उसमें त्वरण आ जाता है, और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल चार्ज आवेश मूव करता है तो अपना एनर्जी का लॉस करता है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने कहा कि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन घूमते होते केंद्र के जरूर करीब आएगा और एनर्जी का त्याग करना शुरू कर देगा। एनर्जी का त्याग करते 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 परमाणु केंद्रक में आकर गिर जाएगा और परमाणु अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर परमाणु अनस्टेबल होता तो आज हम लोग कोई भी चीज बढ़िया से यूज नहीं कर पाते, तुरंत खराब हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, परमाणु मतलब स्टेबल है, तो रदरफोर्ड ने ये जो बात कहा ये गलत कहा, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का सबसे ज्यादा मेन डिमेरिट्स था। इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने ये भी नहीं बता पाए कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। रदरफोर्ड ने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो कैसा होता है। आगे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उसमें बहुत सारे सबसेल्स में बांटे हुए हैं, सब हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा सा एक और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, वाटरमिलन का एटॉमिक मॉडल है, उसे हम लोग देख लेते हैं। सिंपल से कहा इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के विषय में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक तरबूज होता है और एक तरबूज में जहां जहां बीज होते हैं, रैंडम रूप में बीज होते हैं, थोड़ी ना तरबूज में बीज सजा होता है, बीज सजा होता है कि इस तरह से सजा देंगे। उन्होंने सिंपल से बात कह दिया कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाल के दे दिए। निष्कर्ष निकाल के ये दे दिए कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जहां तहां बीज भरा होता है, रैंडम रूप में बीज सजा रहता है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज रैंडम रूप से सजा होता है, उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह सजे रहते हैं। और ये कोई दम नहीं था इस बात में, ये तो इसी तरह गलत सिद्ध हो गया था, ठीक है ना। रदरफोर्ड इतना बात बताया वो गलत हो गया तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज होते हैं सजे रैंडम रूप में सजे होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी रैंडम रूप में सजे होते हैं। बस इनका यही एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। ये नहीं है इतना, ये बात नहीं है, गलत सिद्ध हो गया था, ठीक। तो हम लोग नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को जान लेते हैं। ये नील बोहर रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद अपने ही टीचर के थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया और उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया जिसे कहते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के विषय में कुछ कहा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते वो सब नहीं बता पाए, थोड़ा केंद्र के विषय में कहा था। अब नील बोहर ने क्या किया, परमाणु को दो भागों में बांट दिया, परमाणु को दो भागों में बांट दिया, परमाणु का अध्ययन को दो भाग बांट दिया। एक कह दिया गया ऑर्बिट और दूसरा कह दिया न्यूक्लियस। एक कह दिया ऑर्बिट और एक कह दिया न्यूक्लियस, कक्ष और केंद्रक में बांट दिया। अगर परमाणु को दो भाग में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, केंद्रक ले सकते हैं और एक जो ये कक्ष है ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो नील बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है। फिर उन्होंने 2 नंबर में कहा, ठीक है, 2 नंबर में ये बात कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहने का मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ, हर एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन के जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो अलग अलग होता है ना। क्या कहा, है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के कक्ष में है या फिर एल में है या फिर एम में है या एन है या ओ है, पी है, क्यू, इस तरह से सभी कक्षों की इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, वो अलग अलग होगा, इन्होंने कहा, ठीक है। फिर 3 नंबर बात में कहा, 3 नंबर में कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कक्ष में। उन्होंने कहा कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उन्होंने कहा एक कक्ष में 2n² कक्षों की संख्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² नंबर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम लोग अभी जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें जानेंगे कैसे होता है, अभी थोड़ा जान के रखिए, ठीक है। तो एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं। फिर इन्होंने ऊर्जा को लेकर फिर बात बताया, कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए केंद्रक से अलग अलग एनर्जी होता है, हर एक कक्ष में एनर्जी क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन केंद्रक के करीब चला जाता है, केंद्रक के करीब चला जाता है तो उसका एनर्जी एकदम कम हो जाता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन केंद्रक से दूर आ जाता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। सिंपल सा बात है ना। मतलब क्या हो सकता है, जैसे आप केंद्रक को आप सिंपल देखिए,
केंद्रक को आप ईश्वर के जैसा मान सकते हैं, गॉड, गॉड के जैसा मान सकते हैं। जो गॉड के करीब रहेगा वो अपनो घमंड में कभी नहीं रहेगा, है ना, घमंड में कभी नहीं रहेगा, मतलब एनर्जी उसका कम रहेगा, एनर्जी उसका कम रहेगा। अब जो गॉड से दूर जाएगा, गॉड से दूर जाएगा, भगवान के भक्ति से जो दूर जाएगा, घमंड आ जाएगा, है ना, कि हम ये है वो है ये है, तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ गया। आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन केंद्र के करीब होता है उसका एनर्जी कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन केंद्र से दूर होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है ना। और जो भगवान का भक्ति में लीन रहता है वो क्या होता है, उसे किसी दुनिया से किसी भी हलचल से नहीं मतलब होता है, उसमें हलचल होता ही नहीं है। तो जिसमें एनर्जी होता है वही हलचल होता है। कोई मुर्दा इंसान पड़ा है, कोई मुर्दा पड़ा है, उसमें एनर्जी नहीं है तो वो हलचल नहीं करेगा। और देख लिया हम लोग जैसे इंसान जिंदा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं। तो जिसमें एनर्जी होता है वो हलचल करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन केंद्र के करीब होगा, केंद्रक उसको तो पकड़ के रखा है, हलचल करने देगा नहीं, हलचल नहीं करने देगा, मतलब उसका एनर्जी कम है, उसका एनर्जी कम है। तो नील बोर ने कहा कि बढ़ती है, ठीक है। तो इतने बात उन्होंने ऑर्बिट को लेकर बताया, इलेक्ट्रॉन को लेकर बताया, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक होता है। सिंपल याद रखिए, केंद्र के करीब जाएंगे तो क्या होगा, विनम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे तो कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं, एनर्जी जीरो। इलेक्ट्रॉन का केंद्र के करीब एनर्जी जीरो होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन केंद्र से दूर आएगा तब क्या होगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कोई पहले इंसान ईश्वर का भक्ति में लीन था, अब ईश्वर से भरोसा हट गया, अब क्या हो गया, वो दूर हटने लगा। अब देखिए, अब मतलब कहने का मतलब क्या समझा रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन केंद्र के करीब जा रहा है तो उसको नतमस्तक होना पड़ेगा। ईश्वर के चरणों में जाना है तो क्या करना होगा, उनको नतमस्तक होना होगा, जितना भी घमंड उमंड है सब त्यागना पड़ेगा। और अगर ईश्वर से दूर होंगे तो क्या होगा, घमंड आ जाएगा, घमंड खुद ब खुद आ जाएगा घमंड, ठीक है। तो इन्होंने एक बात और यहाँ बताया, मैं यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ या फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने एक बात और बताया, उन्होंने एक बात बताया कि केंद्र के करीब जाने पर, उन्होंने एक बात और बताया, उन्होंने एक बात बताया कि ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि केंद्रक से दूर जाएंगे एनर्जी का ग्रहण होगा, और केंद्र के करीब आएंगे एनर्जी का त्याग होगा, एनर्जी घटता जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हो गए हमारे ऑर्बिट्स को लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर, कि केंद्रक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात और बताया इलेक्ट्रॉन और केंद्र के बीच में। अभी हम लोग थोड़ा केंद्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर उस बात को बताएंगे केंद्र, ठीक है। उन्होंने केंद्र के विषय में बताया कि परमाणु के जिस भाग में संपूर्ण भार स्थित रहता है, परमाणु का संपूर्ण भार, परमाणु का संपूर्ण भार होता है किसमें, केंद्रक में, ठीक है। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं क्या, परमाणु के जिस भाग में परमाणु का संपूर्ण भार उपस्थित होता है उस भाग को कहते हैं केंद्रक, उस भाग को कहते हैं केंद्रक, ठीक है। केंद्रक में दो चीज होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक नंबर में एक केंद्रक में दो चीज होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जीरो। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज जीरो, ठीक है। अब बात आ रहा है कि एक हमने अभी कहा कि प्लस प्लस के बीच में विकर्षण होता है, प्लस प्लस के बीच में विकर्षण होता है। अब ये केंद्रक है हमारा, केंद्रक में ढेर सारा प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज, ये भी तो प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन थोड़ी ना होता है केंद्रक में, बहुत सारा। अब परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कैसा परमाणु है वो, प्रोटॉन होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब बात उठा यहाँ पर ये कि ये प्लस प्लस जो चार्ज है केंद्रक में मौजूद कैसे है, प्लस प्लस चार्ज, तो धक्का दे देना चाहिए था, केंद्रक को ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, केंद्रक नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूर ऐसा कोई है कि जोर जबरदस्ती पकड़ करके रखा हुआ है, बांध करके रखे हुए, है ना। तो वो कौन है, उस बल को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग उसे, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स कहते हैं उस बल को, उस बल को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, जो क्या करता है परमाणु का केंद्रक में जो प्रोटॉन है उन सभी को बांधे हुए रखता है।
अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हट जाए तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, केंद्रक नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु को कौन सा बल बांधे रखता है, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन को कौन सा बल बांधे रखता है। तो याद रखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। यही न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स अलग अलग प्रोटॉन्स को एक दूसरे से बांधे हुए रखता है, अलग अलग प्रोटॉन्स को एक दूसरे से बांधे हुए रखता है, बांध के रखता है। नहीं तो क्या होना था, प्रोटॉन प्लस प्लस में रिपल हो जाना, धक्का देकर का नष्ट हो जाना था, लेकिन नष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा ये बात हो गया। यहाँ तक ऐसे करते हैं, केंद्रक के विषय समझ में आया होगा। केंद्रक का अच्छा, केंद्रक का कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इसी कारण केंद्रक कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा एक बात और है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ठीक है, प्रोटॉन समझ में आ गया। तो न्यूट्रॉन भी कैसा रहता है, न्यूट्रॉन भी इसी बाइंडिंग फोर्स से बंधा रहता है, न्यूट्रॉन भी इसी बाइंडिंग फोर्स से बंधा रहता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन भी इसी बाइंडिंग फोर्स से बंधा रहता है। हायर स्टडीज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा पॉजिस्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल है, पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिस्ट्रॉन, पॉजिस्ट्रॉन। इसका होता है E प्लस होता है, या फिर हम लोग इसको P प्लस भी लिख सकते हैं, P प्लस होता है पॉजिस्ट्रॉन। ठीक है ना। पाई मेंशन एक और पार्टिकल का नाम है जिसे कहते हैं पाई मेंशन। ये प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, इसको कहते हैं पाई मेंशन, पाई मेंशन पार्टिकल, पाई मेंशन पार्टिकल। ठीक है, तो केंद्रक में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन इस पाई मेंशन में चेंज होते रहता है, प्लस कभी प्लस पाई मेंशन, कभी माइनस पाई मेंशन, प्लस पाई मेंशन, माइनस पाई मेंशन में कन्वर्ट होते रहता है। और इसी कन्वर्जन के कारण तो इसमें चार्ज हो जा रहा है, चार्ज हो जाने के कारण इसमें क्या है, इस बाइंडिंग फोर्स से न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे क्या क्या बताया हमने, प्रोटॉन को बांधे रखने वाला बल न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें बदलते रहता है, प्लस पाई मेंशन, माइनस पाई मेंशन, और प्रोजेस्ट्रॉन में भी चेंज होते रहता है। तो इसी चेंज होने के कारण इसमें थोड़ा चार्ज आ जाता है, और इसी चार्ज से क्या होता है, इस बाइंडिंग फोर्स से न्यूक्लियर न्यूट्रॉन भी केंद्रक में जुड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है क्या, नहीं, देखिए न्यूट्रॉन का चार्ज ओवरऑल जीरो होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इसको क्वार्क कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे क्वार्क कहते हैं, क्वार्क छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब वो क्वार्क क्या होता है, क्वार्क तीन प्रकार का होता है, वो सब हायर क्लास में आप जस्ट नाम सुन के रख दीजिए। एक को कहते हैं अप क्वार्क, एक को कहते हैं डाउन क्वार्क, एक को कहते हैं स्ट्रीम क्वार्क, अप डाउन और स्ट्रीम क्वार्क। इस क्वार्क से मिलकर बना होता है। इस क्वार्क का अलग अलग अपना वैल्यू होता है। उस वैल्यू को सम अप करने पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल जाता है, उस वैल्यू को सम अप करने पर प्रोटॉन का चार्ज मिल जाता है, और उस वैल्यू को सम अप करने पर न्यूट्रॉन का चार्ज मिल जाता है। और टोटल सम अप करने पर न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज ओवरऑल जीरो नहीं होता है। ये क्वार्क का समेशन होने पर, ऐड होने पर क्या ओवरऑल चार्ज मिलता है, वही हमारे उस पार्टिकल का चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंडिंग फोर्स समझ में आया होगा। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। एक बात और इन्होंने कहा केंद्रक, तो ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहला में तो ऑर्बिट के विषय में इन्होंने बताया क्या, कि केंद्रक के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इसे क्या कहा गया, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। ठीक है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया, क्या केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ केंद्रक में गिरना शुरू हो जाएगा, केंद्रक नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नील बोर ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन को केंद्रक में घूमने रखने के लिए एक बल लगता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, तो ये दो बल था। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रक में नहीं गिर पाता है, और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्ष में घुमाने वाले बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरली मान के जाइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र के यार जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक फ्यूगल है और एक पिटल है, केंद्र की ओर लगेगा पिटल, केंद्र से दूर लगेगा तो फ्यूगल। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विषय में हम लोग जानते हैं।